बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है? बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं बेटा। करें स्टार्ट। सबको वॉइस क्लियर है ना बेटा? ग्रेट। देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई स्टार्ट करने वाले हम लोग आज से। आज जो हम लोग डीआई में डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल इसका बेसिक कवर करेंगे। इस बेसिक्स में क्या क्या आने वाला है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको ग्राफ रीड करना सिखाऊंगा आज, कि हाउ टू रीड एनी ग्राफ। किसी भी ग्राफ को आप कैसे रीड कर सकते हो, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्राफ की, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आइडियली किसी भी एक डीआई के सेट को सॉल्व करने के लिए। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? एक तो हाउ टू रीड ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्राफ के, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। प्लस यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं किसी भी एक डीआई सेट में आपसे पूछे जाते हैं, मैं वो भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। और जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझाऊंगा सेम उसी के एप्लीकेशन पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्लियर है? सभी लोग आ गए हैं क्लास में या अभी कोई रहता है? चलिए, स्ट्रेटजी एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डीआई की ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मैं उसको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, टेबुलर फॉर्म में अलग, लाइन पाई चार्ट अलग, और वो अलग। अभी मैं टाइप्स बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, सभी लोग रीड करेंगे एक बार। The very basic objective of data is to assist in obtaining the required information to take decisions. This act of organizing and interpreting data to get meaningful information under a given set of condition is data interpretation. काफी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं, आपके पास दो कंपनीज लोन लेने आती हैं कि हमें अपनी कंपनी के लिए लोन चाहिए। तो आप कुछ फैक्टर्स पे ही उनको लोन दोगे। जो भी वो मेजर फैक्टर्स होंगे, उनकी सेल्स क्या है, उनके प्रॉफिट्स क्या है, उनकी ग्रोथ क्या है। ऐसा तो है नहीं बेटा कि वो पिछले 5 साल का डाटा आप लोगों को चिट पे लिख के दे देंगे। यूजुअली उन्हें ग्राफिकल फॉर्म में लिख कर दिया जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वो ग्राफ पढ़ना। ठीक है? कितनी अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर है, कितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन है, कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन। ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं बेटा जी डीआई के। मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि आज से पहले डीआई आपने पढ़ा ही नहीं।
और आप भी मान के चलिए मैंने भी नहीं पढ़ा। तो हम लोग इकट्ठे मिलकर ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोगों को भी समझ में आए, मेरे को भी पता लगे कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से चलेंगे कि डीआई एक्चुअल में होता क्या। ये पढ़िए, व्हाई इज डीआई इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस एग्जाम? इट चेक्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कैलकुलेट फास्ट एंड कॉम्प्रीहेंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर पोटेंशियल मैनेजर्स। मैंने अभी आपको बताया कितनी अच्छी आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर है, कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डीआई में आपके चेक किए जाते हैं। व्हाट इज वेटेज ऑफ डीआई इन डिफरेंट एग्जामिनेशन? ये हर फैक्टर्स में हर पेपर में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे रहती है बेटा। यूजुअली आप मान के चलिए कि 20% आपके सेक्शन का डीआई आता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है आपके क्लैट में यूजुअली 3 सेट्स होते हैं, जिसमें से एक सेट के चांसेस होते हैं कि वो डीआई में, ठीक है। व्हाट डज इट रिक्वायर टू मास्टर डीआई? डीआई रिक्वायर्स ओनली द कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। Most problems entail the comparison of number, very few problems require formula. आप में से कुछ आर्ट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, और मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। हम सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ऐसा कोई नहीं कि आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को या साइंस वालों को ज्यादा समझ में आएगा। सबके लिए डीआई सेम ही है, सब लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी मान के चलिए। डीआई में बेटा जी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं कुछ फॉर्मुलाज दे दूं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ और आपके डीआई के सेट सॉल्व शुरू हो जाएं। रीडिंग प्लस आप लिंक कैसे करते हो डाटा को, कितना अच्छा आपने डाटा रीड किया है और कैसे आपने इंफॉर्मेशन को लिंक किया है गिवन इंफॉर्मेशन को, बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके डीआई के साथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीआई प्रॉब्लम्स, एक बार इन्हें गो थ्रू करो। सबसे पहले वी हैव न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स, देन वी हैव लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, डायरेक्शनल ग्राफ, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम और 3D ट्रायंगुलर आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसे भी डीआई के सेट्स हुआ करते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा जी हम लोग अबाउट न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स। सबसे इजी और सबसे इजी बेटा जी ये सेट्स होते हैं और सबसे आसान होता है इनको पढ़ना, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अनम्यूट होकर मुझे आंसर्स दें। न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि ये सेल्स का डाटा गिवन है, डिफरेंट कंपनीज का सेल्स का डाटा गिवन है डिफरेंट जगह। इफ आई आस्क कोलगेट की बेंगलोर में हाईएस्ट सेल कितनी है, माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग। 438। 438, वेरी गुड। इफ आई आस्क रिलायंस की बॉम्बे में लोवेस्ट सेल कितनी है? 177.5। 177.5। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं दे रहे। टाटा स्टील की मद्रास में हाईएस्ट सेल कितनी है बेटा? 158। 158, दैट्स ग्रेट। रिलायंस की टोटल हाईएस्ट सेल कितनी है? 570.75। लोएस्ट सेल होगी 532 और हाईएस्ट सेल होगी 570.75। L&T की मद्रास में लोएस्ट सेल कितनी है? 180। 180, दैट्स। तो बेटा जी सभी को डाटा टेबल पढ़ना आ गया कि टेबुलर फॉर्म वाला जो डाटा होता है उसे एक्चुअल में पढ़ा किस तरीके से जाएगा, यस और नो? यस सर। ग्रेट। देन वी हैव लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में देखो इन्होंने 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं हम। बॉयज अपीयर्ड, बॉयज क्वालिफाइड, गर्ल्स अपीयर्ड, गर्ल्स क्वालिफाइड। लाइन की फॉर्म में डेटा दिया हुआ आपको, ध्यान से सुनना। इफ आई आस्क 1990 में कितनी गर्ल्स क्वालिफाई हुई? 5। 5, विच इज रॉन्ग। आंसर इज 5000। आपको याद होगा बेटा बचपन में जब हम लोग ग्राफ बनाया करते थे तो टीचर्स हमारे मार्क्स काटा करते थे जब हम स्केल नहीं लिखा करते थे, तो यस और नो? तो इसको पढ़ना जरूरी है।
कि ये डाटा एक्चुअल में 5 नहीं 5000 है, और इससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है आपके आंसर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वी कैन से 1990 में जो गर्ल्स क्वालिफाइड होंगी दैट विल बी 5000। तो स्केल का ध्यान रखना बेटा जी आपने। मैं यूजुअली बच्चों को बोला करता हूं कि जब भी आपके पास डीआई का सेट आए ना, आप 20 से 30 सेकेंड्स तो इसमें जरूर लगाओ कि आपको एक्चुअल में गिवन क्या है। कई बार डाटा गिवन आपको परसेंटेज में होता है, आप एब्सोल्यूट टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हो और आपका आंसर गलत आता है, एक भी आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज टर्म्स एंड एब्सोल्यूट टर्म्स, और परसेंटेज वैल्यूज और एब्सोल्यूट वैल्यूज, बहुत फर्क है बेटा जी दोनों में। और डीआई के लिए आपकी परसेंटेज से दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। सी 1990 में जो गर्ल्स क्वालिफाई हो रही हैं दैट विल बी 5000। इफ आई आस्क 1990 में बॉयज कितने क्वालिफाई हो रहे हैं? हाँ जी बेटा। 15,000. 1990 में कितने बॉयज क्वालिफाई हो रहे हैं बेटा? 15,000. देखो 1990 में जो बॉयज क्वालिफाई हो रहे हैं दैट विल बी 15,000। बेटा सभी को ग्राफ रीड करना आ रहा है या नहीं? यस सर. अभी मैंने क्वेश्चन की टाइप्स बताई नहीं है, मुझे बताना भी नहीं अभी उसको। पहले तो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए आपको। अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया, आपका आधे से ज्यादा काम तो बेटा जी यहीं खत्म हो जाएगा। फिर तो आप वैल्यूज पढ़ोगे और कैलकुलेशंस रह जाएंगे। क्लियर है? इफ आई आस्क 1993 में कितने बॉयज क्वालिफाई हुए? लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेट। 1993 में 6,000. एग्जैक्टली देखो, इसे आप 5 नहीं लोगे, इसको 5 से आप थोड़ा सा ज्यादा लोगे, बीच में कहीं ना कहीं ये 7.5 होगा इन दोनों का एवरेज। सिंस इससे बहुत कम है तो आप इसको नियर अबाउट 6,000 लेकर चल सकते हो। ठीक है बेटा। तो वैल्यूज आपको रीड करनी आनी चाहिए लाइन ग्राफ में। तो सोफार मैंने दो तरीके के सेट्स आपको बता दिए, एक मैंने आपको टेबुलर फॉर्म बताया है और एक मैंने आपको बता दिया लाइन ग्राफ। किसी को इनमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बार चार्ट्स। बार चार्ट्स बेटा जी आप लोगों ने पहले पढ़े होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले हिस्टोग्राम पढ़ा होता है। यस, पढ़ा हुआ आपने हिस्टोग्राम। बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे ना, हिस्टोग्राम जुड़ा जुड़ा होता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही फर्क होता है। अब इसमें क्या है, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं 1994, 95, 95, 96 में कितने कितने लोग लेट से मैथ्स में पास हुए हैं, ये हमारा डेटा है आउट ऑफ सर्वे ऑफ 450 पीपल। तो 94, 95 में कितने लोग पास हुए हैं मैथ्स में? बोलो बेटा। 94, 95 में मैथ्स में कितने लोग पास होंगे? अच्छा मैं समझ गया आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ये लो मैं मैथ्स यहां लिख देता हूँ, यहां लिख देते हैं साइंस, यहां लिख देते हैं लेट से सोशल साइंस, और यहां लिख देते हैं लेट से हिंदी। 250. बताइए 50. 250 लोग पास होंगे? यस और नो? Yes sir. इफ आई आस्क 95, 96 में कितने लोग पास होंगे? 342.5. 42.5। वैसे नंबर ऑफ लोग कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, तो ये डेटा को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, सिर्फ रीड करने के पर्पज से बताया है। ठीक है बेटा। चलिए बेटा जी देन वी हैव पाई चार्ट्स। पाई चार्ट होते हैं आपके सर्कुलर फॉर्म वाले। अगर आप राइट हैंड साइड वाला ग्राफ देखो तो इसमें परसेंटेज की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है। तो ध्यान आपने ये रखना है कि लेट्स से इन केस वी हैव परसेंटेज टर्म्स इन अवर पाई चार्ट,
तो टोटल मस्ट बी इक्वल टू 100%। आई रिपीट, परसेंटेज की टर्म्स में जो पाई चार्ट का टोटल होता है बेटा वो 100% होता है। अगर फ्रैक्शनल टर्म्स की बात करूं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ देखो तो 1/3, 1/6, 1/10 फ्रैक्शन की टर्म्स में जो पाई चार्ट का टोटल होगा दैट हैपेंस टू बी 1। मुझे इस पर्टिकुलर पाई चार्ट में विस्कल ऑर्गन पता है, स्किन पता है, बोन्स पता है, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, अदर्स नहीं पता। तो कैन आई से 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10, अगर इस पूरे टोटल को मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाएगा, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, अदर्स कितना होगा? यस और नो बेटा? बताओ कितना आएगा? बताइए कितना आएगा ये? by 10. हाँ जी बेटा। 7/10. नो, करो ट्राई बेटा, फटाफट बताओ कितना आएगा ये। इतनी देर का नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है इसको। नो कोमल। 12/30, 12/30 इज 6 2 12, 6 5 30, 2/5। तो कैन आई से हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, अदर्स वाला जो पार्ट होगा दैट हैपेंस टू बी 2/5। सिंस वी नो पाई चार्ट का टोटल इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन मस्ट बी 1। परसेंटेज की टर्म्स में टोटल 100% होगा और पाई चार्ट की टर्म्स में टोटल मस्ट बी 1। ठीक है बेटा, ये रीड करना आया या नहीं? बोलिए सभी को क्लियर है या नहीं यहां तक? अरे बोलिए। Yes, sir, clear. ग्रेट। बाकी लोग? बहुत बढ़िया। देखो देन वी हैव वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे बेटा जी आपकी केसलेट एक्सपेक्टेड है, जो वो कॉम्प्रीहेंशन आता है ना मैथ्स में, एक्सपेक्टेड है कि वेन डायग्राम उसमें बनेगा। फॉर द टाइमिंग मैं आपको केसलेट की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वेन डायग्राम पढ़ना सिखा रहा हूं। इफ आई आस्क, ये जो 100 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? अगर मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं कि कुछ लोग पेप्सी पीते हैं, कुछ लोग कोक पीते हैं, कुछ लोग लिम्का पीते हैं, तो ये 100 लोग कौन से होंगे जिसपे मैंने सर्कल किया है? Who consume 3 of them? एग्जैक्टली जो तीनों पीते हैं, ऑल 3 वाला डाटा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों मिला के पियेंगे, लेकिन ये तीनों पीते होंगे। 100 लोग ऐसे होंगे जो पेप्सी, कोक और लिम्का तीनों पियेंगे। ये 550 कौन सी वैल्यू होगी बेटा? Pepsi. जो सिर्फ ओनली पेप्सी, हम इसे पेप्सी नहीं बोलेंगे, ओनली पेप्सी। ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट दिस 650? Only Coke. ओनली कोक। व्हाट अबाउट दिस 450? Only Limca. ओनली लिम्का। क्लियर है बेटा? ग्रेट। इफ आई आस्क अबाउट दिस 300? Only Limca and Pepsi. ओके, इसके अलावा कुछ? इसको बेटा आप ये भी कह सकते हो, दिस 300 रिप्रेजेंट्स पेप्सी एंड लिम्का बट नॉट कोक। देखो कोक वाला सर्कल कहां इंक्लूड हो रहा है इसमें? कोक वाला सर्कल तो इंक्लूडेड नहीं है बेटा इसमें। तो कह सकता हूं ये जो 300 वाला वैल्यू होगा, ये वो लोग होंगे जो सिर्फ पेप्सी और लिम्का पीते होंगे लेकिन कोक नहीं पीते होंगे। अब एक कमेंट आया है पेप्सी एंड लिम्का,
बेटा पेप्सी एंड लिम्का आपका ये पूरा सर्कल बनेगा, दिस वन। दिस 300 एंड 100 विच इज 400, ये 400 वाला वैल्यू आपका पेप्सी एंड लिम्का दोनों में आएगा। बट अगर मैं इस 300 की बात करूंगा, दिस इज पेप्सी एंड लिम्का बट नॉट कोक। क्लियर है? हाँ जी, क्विक बताओ बेटा फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। बाकी लोग अभी तक कोई ग्राफ पढ़ने में किसी को दिक्कत हो? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव डायरेक्शनल ग्राफ। इसको इसी रीजनिंग की सीरीज की कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक डायरेक्शन चैप्टर करवाऊंगा बेटा, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है आपको। आपको एक ऐसा डायरेक्शनल ग्राफ पहले बनाना होता है, फिर उसके बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। जैसे फॉर द टाइम बिंग आप मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको और ये आपका डायग्राम बन गया। इफ आई आस्क ओडी डिस्टेंस कितना होगा, ओडी डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा ये आपने मुझे बताना है, ये मेरा क्वेश्चन। Sir, 5. 5. ग्रेट। देखो अब इसमें पाइथागोरस यूज हो गई। हाउ? सी, वी नो दिस पोर्शन इज 1 एंड दिस पोर्शन इज 2, तो कैन आई से ये जो ए के डिस्टेंस होगा ये भी 2 किलोमीटर होगा, विच मीन्स ओ के डिस्टेंस जो होगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा आपका पूरा। वी नो डीसी डिस्टेंस इज 9 किलोमीटर, आउट ऑफ विच डी के डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। तो बेटा ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, कैन वी से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं विच इज ऑब्वियसली 5 किलोमीटर। तो सिंपल पाइथागोरस का काम यूज हुआ बेटा जी यहाँ। तो डायरेक्शनल ग्राफ में कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर ऐसा कोई डिस्टेंस पूछा हो आपको, तो आप बता सकते हो पाइथागोरस लगा के, या फिर कई बार सीधा सीधा भी डिस्टेंस मेजर करके हम लोग बता सकते हैं। लेकिन इसमें डायग्राम बहुत मैटर करता है, अगर आपने डायग्राम ही गलत बनाया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको सीरीज की सॉरी कह रहा हूँ सीरीज की कंटिन्यूएशन में, इसको आपका रीजनिंग की कंटिन्यूएशन में ही मैं आगे जाके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा आपको, डायरेक्शन चैप्टर अलग से, जिसमें हम लोग इसके डिस्कशन करें। ठीक है बेटा, नेटवर्क डायग्राम को स्किप कर रहा हूं, 3D ट्रायंगुलर डायग्राम को स्किप कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हो, देखो कितना खूबसूरत सेट है, देखे दिल नहीं करा कईयों का तो पढ़ने का, और कई लोगों को तो ये हो रहा है बस अभी ये सर समझाने ना लग जाए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, इसको हम स्किप ही करेंगे। नाउ सी, अब ये तो मैंने बेटा जी आपको टाइप्स एंड ग्राफ्स बता दिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे डीआई की ग्राफ को सॉल्व करने के लिए? ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स कि आपको पहले तो सेट समझ में आए कि इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में हुई, पता लगे आपको वैल्यूज एब्सोल्यूट टर्म्स में दी हुई हैं, आप परसेंटेज टर्म्स में समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। बात समझ आती है बेटा? और ऐसा भी हो सकता है कि डाटा आपको परसेंटेज की टर्म्स में दे रखा हो और आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो जो आप एज्यूम कर रहे हो उसको आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कर रहे हो, तो भी आंसर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो कम से कम 20 से 30 सेकंड लगाकर तो एक बार देख लिया करो कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाटा किस चीज पे दिया गया है, कौन सा ग्राफ है, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी 20 से 30 सेकंड इसमें नहीं लगेंगे। आइडली एक सेट में वी कैन एक्सपेक्ट वी हैव 5 क्वेश्चंस, एक सेट में 5 क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये 20 से 30 सेकंड लगा के आप मान के चलो कि आपके 5 क्वेश्चंस का डाटा पहले ही पढ़ चुके हो, जस्ट अब आपको कैलकुलेशंस करनी। अब ये जो 5 क्वेश्चंस बेटा जी आपके पास होते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ विजुअलाइजेशन पे होते हैं। मतलब हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ ले कि किस ईयर में
या कौन सी जगह के डाटा में कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ इंक्रीज ही होता जा रहा है, जो ऑब्वियसली आप सिर्फ देख के बता सकते हो। इसी विजुअलाइजेशन में एक तरीके के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। लेट से मैं बोलूं कि अगर आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए हैं, या आपकी सेल 20 रुपए है, मेरी सेल 10 रुपए है, तो आपकी सेल मेरी सेल से कितनी ज्यादा हुई? हाँ जी, 20 इज हाउ मच मोर देन 10? 10. ऑब्वियसली 10 मोर देन। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन बेटा जी ऐसे आ जाएंगे जिसमें हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जिसमें हमें सिर्फ ऐड करना है, तो कुछ क्वेश्चंस बेटा जी आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ विजुअलाइजेशन पे आपने या तो डाटा को ऐड करना है या डाटा को डिफरेंस करना है, या फिर देखना है कि किसमें इंक्रीज हो रहा है किसमें डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? समझ में आया बेटा जी किस तरीके का क्वेश्चन होगा आपका? चलिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी एवरेज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जी जिसमें हमें डेटा का सिर्फ एवरेज कंसीडर करना होता है, एवरेज निकालना होता है। आई होप आप सभी इस टर्म से तो अवेयर होंगे ही, एवरेज क्या है। थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको लग सकता है ये, लेकिन एवरेज मुझे नहीं लगता किसी को इतना चैलेंज होगा एवरेज में। एवरेज इज सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। यस और नो? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जी जिसमें आपको सिर्फ डेटा का एवरेज निकालना होगा। थर्ड वी हैव रेशियो। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बेटा जी वो होते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा का, या सॉरी गिवन ईयर्स का या गिवन सेल्स का सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना होता है हमें, नथिंग एल्स। और मेरे ख्याल से रेशियो से भी आप लोग सभी लोग कंफर्टेबल हैं। यस और नो? वैसे क्वांट की सीरीज में बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट क्लास या उसे नेक्स्ट क्लास में रेशियो चैप्टर करवाने ही वाला हूं। इन केस अगर कोई अवेयर नहीं है तो उसे वहां पे पता चल जाएगा। फॉर द टाइमिंग हम समझ लेंगे कि क्या होता है। देन वी हैव बेटा जी परसेंटेज चेंज क्वेश्चंस। आप मान के चलिए अगर 5 सेट की क्वेश्चन का सेट आया ना बेटा जी, देर इज अ चांस ऑफ 90% की एक क्वेश्चन तो आपका परसेंटेज चेंज पे होगा ही होगा। 90% चांसेस है कि आपके पास परसेंटेज चेंज पे सवाल पूछा ही जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? अब ये परसेंटेज चेंज क्या है, कैसे निकालते हैं, मैं अभी इसकी भी डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। बट पहले ये बताइए, ये समझ में आया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यूजुअली पूछे जा सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां लिखा 5 क्वेश्चंस का सेट होगा और यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही मैंने आपको पूछे। हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा में वो पूछ ले आपसे। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज हुआ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ा पिक्चर बना बेटा माइंड में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे सामने। हमने डाटा को रीड करना सीख लिया और थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटेजाइज कर दिया आपको कि किस तरीके से हम डाटा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का डाटा अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब एक एक करके शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज चेंज के बारे में बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही निकालूंगा। परसेंटेज चेंज, अब ये परसेंटेज चेंज है क्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए आज मेरी इनकम है 4 रुपीज और कल मेरी इनकम हो जाए 5 रुपीज, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? हाँ जी, एनीवन? अगर आज मेरी इनकम 4 रुपए है, कल को मेरी इनकम 5 रुपए हो जाए, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा बेटा? नो, 10% नहीं होगा बेटा। अरे माइक अनम्यूट करके बोलो ना। ध्यान से सुनिए। 25%. एग्जैक्टली, आंसर इज 25%।
जो आपको देखने में 1 रुपए का इंक्रीज लग रहा है ना, ये एक्चुअल में बेटा जी 25% का हाइक मिला मेरे को। हाउ? परसेंटेज चेंज के लिए ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा है फाइनल वैल्यू। पहले तो फॉर्मूला समझो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब एक बार इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वी हैव फाइनल वैल्यू एज 5, इनिशियल वैल्यू एज 4, अपॉन इनिशियल वैल्यू यानी 4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 विच इज 25%। बेटा जो चीज देखने में आपको सिर्फ 1 रुपए का इंक्रीज लग रही है ना, वो एक्चुअल में 25% का इंक्रीज हुआ। कोई नहीं, वो मैम बैठे हैं। बेटा जी समझ आया सभी को? सभी लोग इसको एक बार नोट करो। यस, नोट किया या नहीं बेटा? बेटा किया नोट या नहीं? फटाफट बताइए। Yes, sir. ग्रेट। समझ में आया सभी को परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? मान लो मेरी इनकम 4 रुपए, कल को मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मेरे पास 5 रुपए आ जाए, तो वो 25% का इंक्रीज मिला है मुझे। ठीक है बेटा? सेम लाइंस पे मान लीजिए आज मेरे एक्सपेंसेस हैं 5 रुपए, और कल को मैं इसको कट शॉर्ट करके सिर्फ 4 रुपए ही खर्च कर रहा हूं, तो अब आप मुझे बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीज आएगा? एग्जैक्ट -25. हाँ, डिक्रीज बोला तो वो 20% होगा सिर्फ। नाउ दिस इज इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज फाइनल वैल्यू। अगेन फॉर्मूला वही, डिफरेंस होगा 1 का आउट ऑफ 5 इंटू 100, दैट मीन्स वी हैव अ परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 20%। क्लियर हुआ बेटा सभी को? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? ग्रेट। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। पर पहले तो मुझे बताओ सभी लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं डीआई से? समझ में आया? इतना कोई बेटा जी बहुत बड़ा गेम नहीं होता डीआई में। बोलो। अरे फटाफट बताइए बेटा, अभी तो हमने एक भी सेट नहीं पढ़ा। आज वाला सेशन कईयों को लग रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रहे। अब ये जब तक हम लोग डीआई पढ़ेंगे ये चीज आपको काम आने वाली। क्लियर हुआ बेटा? डीआई में करना क्या होता है, कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस ना करके मैं आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इतना मैं जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा बेटा जी, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम ऑप्शंस। कई बार हमें डाटा को इतना भी यूज नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को यूज करके भी आंसर पता चल जाएगा। रीड दिस, ट्राई करो इसको।
Study the following graph to answer the question. You are provided with each month's highest price per quintal of the pulses during 1999. दाल मसूर, दाल मूंग, दाल उड़द, दाल अरहर. कहीं तो कह रहे हैं सर क्वेश्चन देखते ही भूख लग गई हमें तो. Sir, option A. Okay, great. Anyone else? देखो बेटा चुप नहीं बैठना, बातें तो नहीं करेंगे चलो हम ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो जो आंसर ना दे. देखो सबसे पहले पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हु वांट्स टू बाय 1 क्विंटल ऑफ मसूर, उड़द एंड मूंग. एक पर्सन का टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हु वांट्स टू बाय 1 क्विंटल ऑफ मसूर, उड़द एंड मूंग. दैट मीन्स अगर 1 क्विंटल वो उड़द खरीदता है तो उसको कॉस्टिंग पड़ती है 2550 की या 2550 की. दाल मूंग 1 क्विंटल खरीदता है तो अगेन कॉस्टिंग पड़ती है 2550. 1 क्विंटल उड़द दाल खरीदेगा तो कॉस्टिंग पड़ेगी 2690. टोटल एक्सपेंसेस के लिए भी जस्ट नीड टू ऐड दीज 3 वैल्यूज. यस और नो? Yes, sir. अब अगर आप इसको नहीं भी ऐड करते ना बेटा जी, कैन आई से 25 3 जा 75? यस, 25 3 जा 75 होता है. ये तीनों ही वैल्यूज 25 से थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, ये 100 एंड ज्यादा कुछ होगी, तो आंसर तो बेटा जी इसी के आसपास रहने वाला है, 7500 से थोड़ा सा ज्यादा. ऑब्वियसली 15,000 थोड़ी आंसर आ जाएगा, 10,000 थोड़ी आंसर आ जाएगा. और 7500 में 190 ये वाला और 100 ये वाला ऐड करके 7790 आएगा. 9000 तो ये भी नहीं पहुंच सकता. मैंने तो कोई ऐड नहीं किया तीनों वैल्यूज को, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. और ये क्वेश्चन एक्चुअल में भी ऑब्जर्वेशन का ही है, इसमें तीनों वैल्यूज को ऐड ही तो करना आपने. बोलिए. क्लियर हुआ या नहीं बेटा? ये Yes, पता sir. चला कि ऐड क्यों किया है. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ग्रेट. डीआई से बिल्कुल भी डरना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम ऑप्शंस. ये आप लोगों के लिए दिए गए हैं ऑप्शंस. The average rate per quintal of masoor during January to May. We need to find the average of masoor dal from January to May. Sir, option A. Okay. Anyone else? Sir, 2400. 2400. Okay, beta.
अब से जो डीपीपी में आपके पास डीआई का सेट आएगा, आपको उसको पक्का सॉल्व करना है। उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नंबर सभी के पास है ही है। चलो बेटा जी, ध्यान सभी का इधर एक बार। जो लोग कैलकुलेशन से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट मी हेल्प यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। आप मुझे पहले ये बताइए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 333? अरे बोला 3 itself. What is the average of 4 4 4 4 4? मिडल टर्म, अरे गैप सिम होने पे आता है। चलो कोई नहीं, इसमें तो चल ही रहा है। हाँ जी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4 4 4 4 4? 4. एग्जैक्टली 4 itself. कैन आई से अगर तीनों ही टर्म्स या चारों ही टर्म्स या पांचों ही टर्म्स या छहों ही टर्म्स सेम ही होंगी तो एवरेज उतनी ही रहेगी। तो सेम लॉजिक मैं बेटा यहां लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस इज 2200 itself. Let it be 2200 plus 80. Let me rub this. 2200 plus 80. This is 2400. Let it be 2200. तो इसका 200 मैं इन दोनों में बांट लेता हूं, तो 2200 2200 और प्लस 35 इसका एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब कोई अपना आंसर चेंज करना चाहे, बोलो बेटा। Sir, option D. Exactly. Answer is option D, not option A. Average will be near about 2200. 2400 तो बेटा जी बहुत ज्यादा आ रहा है। It cannot be even 2300. 2135 तो बहुत ही कम है। इनकेस अगर कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है मेरे को चेक करने के लिए, तो उसका 2223 के करीब आ रहा होगा। हमें नियरेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बोलो बेटा जी, आइडिया समझ आया किस तरीके से एवरेज निकाला मैंने? जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे लेकर बाकियों को दिया, सो दैट सारी टर्म्स मुझे एक जैसी दिखे। जब मुझे 333 दिख रहा था तो मुझे दिख रहा था एवरेज 3 है। अब 2200 दिख रहा है, इनकी एवरेज 2200 के आसपास ही होगी। और ऑब्वियसली 115 ज्यादा आएगा इससे, तो एवरेज डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ज्यादा होगी इससे। तो 2200 प्लस 115 बाय 5 कर लेंगे हम लोग सिंपली। बोलो बेटा जी, समझ आया या नहीं? प्लीज फटाफट बताइए। बेटा जी पता चल रहा ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाएगा? ग्रेट। और ये टेबुलर फॉर्म वाला इंफॉर्मेशन था हमारा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं बार ग्राफ, जो कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा। थिंक ऑन इट। Sir, option C. एग्जैक्टली आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी विजुअलाइजेशन वाला ही है बेटा। क्वेश्चन में पूछा क्या? अच्छा आपने ना एक चीज ऑब्जर्व की हो, अगर किसी की लैंग्वेज सही है, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो करना तो कुछ भी नहीं है डाटा में।
सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। पूछ क्या रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन 24 दिसंबर 1999, यानी दिस वैल्यू 34.84 was how much more than that was in March 99, बेटा 29.52। सिंपली ये पूछ रहा है जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा, आपके पास 20 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, आपके पास कितने रुपए ज्यादा है मुझसे? 10 रुपए। आप डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो, यहाँ पे भी डिफरेंस निकालना है। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, वी हैव टू ऑप्शंस, 5.32 बिलियन, 5.32 बिलियन। यहाँ रुपीज है, यहाँ डॉलर है। सिंस डाटा डॉलर में दिया गया है तो ऑब्वियसली आंसर इज थर्ड ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। तो यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? आप सभी सेट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, इसीलिए मैं सिर्फ एक सेट के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा आपको, मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक बार सारे तरीके के सेट्स पढ़ने आ जाए और उन पे दिख जाए कि क्वेश्चंस यही 4-5 टाइप्स के पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग। डन है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑन इट। स्ट्रगलिंग विद कैलकुलेशंस। Sir, is it option A? ये चेक करते हैं, अभी अभी मैं कोई आंसर नहीं बता रहा, बाकी लोग जबरदस्ती वही निकालने लग जाएंगे। What was the average foreign exchange reserve for the 3 years? मार्च 97 के लिए डाटा वी हैव 22.37, मार्च 1998 के लिए वी हैव 25.98 एंड मार्च 99 के लिए वी हैव डाटा 29.52। यस, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 25.96। इन केस अगर आपने इसको पूरा सॉल्व किया है तो लेट मी हेल्प यू विथ समथिंग। बेटा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 3, 4? What is the average of 2, 3, 4? 3 exactly. What is the average of 3, 4, 5? 4. What is the average of 2, 4, 6? Obviously 4. अरे भाई अगर टर्म्स के बीच में गैप सेम होता है तो मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। अगर राइट हैंड साइड वाली टर्म मिडिल टर्म से 2 ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 2 कम है तो मिडिल टर्म ही आपकी एवरेज होगी। इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, यहां पे आपका डिफरेंस नियर अबाउट 4 आ रहा है, यहां भी आपका डिफरेंस नियर अबाउट 4 ही है। वो 3 पॉइंट समथिंग को मैं राउंड ऑफ करके 4 ले रहा हूं। सिंस इट इज लेस देन 4 तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि 25.98 एवरेज है, इसी के आसपास कहीं एवरेज लाई करेगी तो 25.96 ही होगी। इनकेस आप ऑप्शन की हेल्प लेते हैं तो अच्छा खुद बताइए, 12 एवरेज हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती इसकी एवरेज 12। एवरेज लाई समवेयर इन बिटवीन। 22.18 भी नहीं हो सकती क्योंकि एवरेज कहीं ना कहीं बीच में लाई करनी चाहिए, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के पास नहीं आ सकती, ना ही राइट हैंड साइड वाली टर्म के आसपास आ सकती। तो ऑब्वियसली एवरेज इज फर्स्ट ऑप्शन। यस और नो बेटा? समझ आया ऑप्शंस की हेल्प कैसे ले रहा हूं मैं?
चलिए इसके बाद बेटा जी हम लोग पढ़ते हैं लाइन ग्राफ। ये ग्राफ आपने देखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, Option D. ऑप्शन डी। ओके, एनीवन एल्स? ओके, इसके अलावा किसी का कोई आंसर बेटा? सभी का सही मारा है, चीटिंग तो नहीं कर रहे एक दूसरे को। चलिए ग्रेट। परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज क्वालिफाइड, ये ट्रायंगुलर वाला डाटा देखना है। 93 में वी हैव 6 स्टूडेंट्स एंड इन 1994 वी हैव 15 स्टूडेंट्स। मुझे पता है मैंने 1000 नहीं बोला, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 1000 तो आएगा। दिस इज 6000, दिस इज 5000। कैन आई से दिस इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू? यस, खत्म। आगे मैंने आपको समझाया ही है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज 15,000 माइनस 6,000। वी हैव 9,000 ओवर 6,000 इंटू 100। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दिस इज 50 टाइम्स। तो आंसर इज 150% बेटा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आया। ग्रेट। क्लियर है ना बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चेक करते हैं। ओके, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स।
हाँ जी, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे बेटा। चलिए लेट मी हेल्प यू। ओके, मैं बताता हूं अभी आंसर क्या है, मैं आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, सुना ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है किसका, ऑफ गर्ल्स क्वालिफाइड टू अपीयर। दैट मीन्स हमें क्या करना है, क्वालिफाइड वाली गर्ल्स अपॉन अपीयर्ड वाली गर्ल्स का परसेंटेज के लिए अपन इंटू 100 करेंगे। अमंग द गिवन ईयर्स हमें क्या बताना है बेटा जी, हाईएस्ट। अच्छा सभी लोग ध्यान इधर देंगे, मैं जो बोल रहा हूं, क्या मुझे ये बताना है कि 1991 में कितना आएगा, 3 में कितना आएगा, 4 में कितना आएगा, 2 में कितना आएगा, या मुझे ये बताना है कि इन सब में से हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है। ऑब्वियसली हमें हाईएस्ट बताना, हमें क्या लेना देना किसमें कितनी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स हम लोग पक्का अप्रोक्सीमेशन का यूज करने वाले। फॉर दैट मैं चाहूंगा कि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। 1 is 100%, 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%। बार बार लिखता हूं मैं इसको, मैं बोलता हूं आपको कि लिखा करो इसको रोज। 1/4 is 25%, जिसने नहीं लिखा वो लिख ले। 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 we have 10%. 1/11 is 9.09%, 1/12 is 8.33%, 1/13 is 7.69%, 1/14 is 7.14%, 1/15 is 6.67%, 1/16 is 6.25% बेटा, 1/17 is 5.88%, 1/18 is 5.55%, 1/19 is 5.26%, and last 1/20 is 5%। फटाफट जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिख लो एक बार बेटा। यस लिखा बेटा जी सभी ने। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। आप लोग मुझे बताइएगा माइक अनम्यूट करके, साथ साथ मैंने डाटा को देख रहा, डाटा को आप लोग ही देखेंगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया डाटा को रीड कैसे करना है। इन 1991 गर्ल्स क्वालिफाइड कितनी है? 4,000. 4,000। और अपीयर्ड कितनी है बेटा? 7,000. 7,000। 4,000 अपॉन 7,000, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, इंटू 100। चलिए ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मुझे नहीं बताना 1991 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में कितनी है, 2 में कितनी है। जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है बेटा जी, आप कभी भी एक वैल्यू को लिखकर सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा ना, आप कभी भी एक वैल्यू लिखकर सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप डाटा फ्रेम कर लीजिए। इन 1993 क्वालिफाइड कितनी होंगी? 9,000. 9। और अपीयर्ड कितनी है? 11,000. 11,000 इंटू 100। इन 1994 क्वालिफाइड कितनी है बेटा? 9,000. और अपीयर्ड कितनी है? 14,000. 14.5. नियर अबाउट 14 लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली निकालना है। 1992 लास्ट, बस आ गया आंसर। 5,000 upon और 9,000. सी, ध्यान से सुनना। कैन आई से 1/7 is 1/7 is
14.28. 14.28. तो 4/7 is 14 4 जा 56, नियर अबाउट 57%. 1/11 is 9.09%. तो 9/11 is near about 82%. 1/14 is 7.14%. तो 9/14 is near about 7 9 जा 63, 64%. 1/9 is 11.11%. तो 5/9 will be near about 55% और 56%. क्या लगता है क्या आंसर आएगा? Option B. ऑप्शन बी. पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग. ऑब्वियसली हमें कंपैरिजन करना है, ये तो बताना ही नहीं है कि किसका कितना वैल्यू आएगा. हमें जस्ट कंपैरिजन करना है. तो डाटा को फ्रेम करो और परसेंटेज निकाल दो. यस, क्लियर हुआ है नहीं बेटा? चले आगे. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. In this we need to find the ratio. Sir, option B, 3:1. Okay. Option B. बेटा जी आंसर इज ऑप्शन बी. क्या ढूंढना है? रेशियो ऑफ बॉयज अपीयर्ड इन 1991. कितने बॉयज अपीयर हुए हैं 1991 में? 15. इनका रेशियो किसके साथ निकालना है? गर्ल्स क्वालिफाइड इन 1992 विच इज 5. तो 5 3 जा 5 1 जा 3:1 मेरा आंसर आ जाए. बेटा जी 19 पे आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, विजुअलाइजेशन. यस और नो? Yes, sir. चले आगे. चलो, देन वी हैव पाई चार्ट विद अस. एक एक तरीके के क्वेश्चन तो सारे डिस्कस करेंगे ही आज. देखो क्या बोल रहा है बेटा? स्पेंडिंग बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द 1998. परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट बाय फैमिली ड्यूरिंग 1998. डाटा परसेंटेज में गिवन है आपको. देखो यूजुअली क्या होता है बेटा, चार्ट के टॉप पे या नोट बनाकर आपको टोटल दे दिया जाता है. बट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ है, मतलब टोटल या तो ये यहीं पे देगा आपको क्वेश्चन में,
तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड, सेविंग्स, अदर्स की बात कर रहा है। ये डाटा इसने दे दिया 5, 12, 15, 10, 23, 15, 20। इसको आप ऐड भी करके देख सकते हो, टोटल 100% बन रहा होगा पक्का। टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग 1998, टोटल यहां पे दिया इसने 46। अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर वॉज, ध्यान से सुनना, क्लोथिंग पे 10% ऑफ 46,000 स्पेंट हुआ है एंड हाउसिंग पे 15% ऑफ 46,000 स्पेंट हुआ है। कैन आई से टोटल 25% ऑफ 46,000 स्पेंट हुआ है एंड वी नो 25% इज नथिंग बट 1/4। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा? सर ऑप्शन ए। ओके, किसी का कोई सेकंड थॉट? अगर आप ऑब्जर्व करो ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक जीरो हटाई हुई है बेटा ऑप्शन में से। जल्दबाजी में यही गलतियां होती है पेपर में, इसका आपने ध्यान रखना है। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। इट्स ग्रेट कि किसी ने सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं बोला। 2 जीरोस आएंगे, 1 जीरो नहीं आएगी। 25% सिंपली 1/4 करना आपने इसका, बस। क्लियर है बेटा सभी को? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल अमाउंट स्पेंट वाज 32,000। देखो पिछले क्वेश्चन में इट वाज 46,000, नाउ वी हैव टोटल एज 32,000। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग, रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट ऑफ एजुकेशन। ध्यान से सुनना, इसमें आप ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत घुसिएगा, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा। फॉर हाउसिंग वी हैव 15% ऑफ टोटल विच इज 32,000। we need to find the ratio with education, amount spent on education, which is 12% of this 32,000. Since 32,000 is common in these two values, तो simply इसको cancel करके बेटा जी we have to find the ratio of 15% to 12%, जिसमें परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाएगा। इस 15, 12, now we have 13, 3 5 जा 3 4 जा, आंसर इज डी ऑप्शन। ये हमारा आंसर आएगा। कोई जरूरत नहीं है 15% ऑफ 32,000 निकालने की और 12% ऑफ 32,000 निकालने की। रेशियो है, सिंस दोनों का टोटल सेम ही है, तो आप जितना जितना परसेंटेज इनका काउंट हो रहा है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते। और सिंपली यू कैन से कि हमने 100 एज्यूम कर ली इसकी 32,000 की जगह। सेम ही बात बनेगी ना, वो 1000 100 में से 15 खर्च रहा है, वो 100 में से 12 खर्च रहा है, टोटल तो सेम ही है दोनों का। इसकी रेशियो निकालनी है विच इज 5:4। बोलो बेटा समझ आया या नहीं? सभी को क्लियर है? तो आज के बाद कोई ये ना बोले कि डीआई तो बहुत अजीब है या डीआई से डर लगता है। कोई डरावनी नहीं है ये, बस आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी। आपको डाटा अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आधे से ज्यादा काम तो आपका वैसे ही डन हो चुका है।
एक और पाई चार्ट, हाँ जी, देखने में काफी मुश्किल लग रहा होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ग्रेट। दिस इज 1960 बेटा, दिस इज नॉट 196, सॉरी फॉर दिस, 1960 दिस इज। देखो, फॉर 1960 वी हैव अ टोटल ऑफ 3087 एंड फॉर 1970 वी हैव 4851 मिलियन। काफी ज्यादा पैसे की बात की हुई है वैसे तो। द अमाउंट स्पेंट ऑन मटेरियल इन 1960, चलो 1960 में मटेरियल में स्पेंड कितना हुआ है? 18%। 18% ऑफ व्हाट? 3087। क्वेश्चन इज आस्किंग दिस वैल्यू was 120% ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली बिना ऑप्शन के इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, मुझे कोई सपना थोड़ी आएगा उसके इक्वल होगा ये। तो हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे बेटा। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले 1960 वाला डाटा ही उठाओ। रीजन बता देता हूं उसका क्यों। 1960 में सबसे पहले वी हैव लीगल अफेयर्स इन 1960 एज 12% ऑफ 3087। पहले 1960 का ही डाटा क्यों उठाना है? अगर आप ध्यान से समझो तो 3087 दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, और यू कैन से, अगर मैं इसको डिवाइड में लेकर जाऊं इधर, 18% ऑफ 3087 अपॉन 12% ऑफ 3087। मैंने ठीक लिखा ना डाटा? हाँ ठीक है। दिस वैल्यू मस्ट बी 120%। 120 बाय 100 विच इज 6/5। तो चेक कीजिए, क्या 18/12 6/5 बनेगा? येस और नो? अरे जल्दी। नो सर। ये दिस इज नॉट इक्वल। लेकिन ये आइडिया समझ आया कि मैंने 1960 का डाटा क्यों उठाया? अरे भाई 3087 कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ कैलकुलेशन में, तो सेकंड ऑप्शन तो आंसर नहीं है। देन वी हैव 1960 के लिए रिसर्च इन 1960 which happens to be 15% of 3087। अब चेक करते हैं, तो वी हैव 18% ऑफ 3087 अपॉन 15% ऑफ 3087। दिस वैल्यू मस्ट बी 120% विच इज अगेन 6/5। तो चेक करो क्या ये 18/5 15 सॉरी 6/5 के इक्वल होगा? 3 6 18, 3 5 15 आ रहा है ना बेटा 6/5 के इक्वल। दैट मींस आंसर इज डी ऑप्शन।
सर पर ये आंसर नहीं आता तो फिर सर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। बिल्कुल बड़ी हो जाती है बेटा, फिर तो करनी पड़ती है। उसके लिए भी आई हैव समथिंग फॉर यू, पहले एक बार इसको सॉल्व करो। करा बेटा जी नोट? सी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर ये कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व ना होती और पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, तो बेटा उसके लिए आई विल सजेस्ट यू, बजाय इस 3087 की, जस्ट एज्यूम इट टू बी 100। आप इसे 100 मान लो, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 1970 का डाटा भी चेंज होना चाहिए। अगर आप इसको 100 मान रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ना बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूं इसको। अगर आपको इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, अगर आप इसको इसी कैलकुलेशन में जाना है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जस्ट एक सेकंड के लिए चेक करने के लिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। दिस 4851 is roughly 1.57 times of this 3087. Over to you, check कर लो एक बार। कैलकुलेटर में अगर चेक करने लगे हो तो चेक कर लो, 4851 अपॉन 3087 कितना आ रहा है। ये 1.57 एंड सोन बेटा जी चलता ही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वैल्यू को 100 एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैंने इसको 100 एज्यूम किया तो इसको 1.57 राउंड ऑफ करके मैं इसको 160 ले लेता हूं। अब आप कर सकते हो सॉल्व। 100 का 18%, 12%, 15% निकालना तो आसान है ना, और ऐसी 160 का 4%, 14%, 22%, 15%, 2% निकालना आसान है। तो अगर आप ऑप्शन से जाने की बजाय इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो करना चाहते हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि उसको तो आप 100 ले लो और इसका 4851 ही लेके चलो, फिर भी आंसर नहीं आएगा बेटा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड दिए हुए हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, और क्वालिफाइड की परसेंटेज दी हुई है बेटा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप डाटा को ध्यान से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। वी कांट से 1986 में आर्ट्स में 842, 842 में से 29 लोग आर्ट्स में क्वालिफाई हुए, 29% क्वालिफाई हुए। सर ऑप्शन है। ओके ग्रेट, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा।
हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर साइंस डिसिप्लिन इन 1989? 1989 में साइंस में वी हैव 2113 और इसमें से क्वालिफाइड है 45%. दैट मींस वी जस्ट नीड टू फाइंड 45% ऑफ 2113. यस, अगेन इसको भी ऑप्शंस के हेल्प से ट्राई करते हैं. इफ आई आस्क व्हाट इज 50% ऑफ 4000? 2000. बेसिकली 50% करना हो तो हाफ ही करते हैं. इसका हाफ कर लो, 2113 का आपका फिर 50% आ जाएगा. कितना होगा? अरे बोलिए. इतनी देर मत लगाओ बेटा, ये परसेंटेज ही तो अच्छी होनी चाहिए. What is 45? What is 50% of 2113? Or you can say I'm asking what is half of 2113? Sir, 1056 point something. Exactly 1056, 1056.5 beta. Now what is 5% of this value again 2113? Divide by 10 कर दो दोनों तरफ, तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा. तो वी हैव 105.65. तो रफली 1056 में से 105 माइनस करना आपने, 950 के करीब आंसर आएगा आपके पास. 900 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी. बोलो बेटा समझ आया या नहीं? एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की बजाय ट्राई टू डू अप्रोक्सीमेशंस. डन है? ग्रेट. लास्ट सेट ऑफ द इवनिंग. थोड़ा सा लॉजिकल है, बट आई वांट कि आप ट्राई करो. देखो क्या कह रहा है. Each point in the graph below shows the profit and turnover data for a company. Each company belongs to one of the three industries: textile, cement and steel, जो कि यहाँ पे मेंशन है. टेक्सटाइल ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है, सीमेंट स्क्वायर वाला और स्टील है सर्कल वाला. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है how many companies does the profit exceeds 10% of the turnover? थोड़ा सा परसेंटेज और बाकी ऑब्जर्वेशन का खेल है बेटा जी इस क्वेश्चन में. सी जस्ट एज्यूम वन वर्चुअल लाइन ओवर हियर. ध्यान से सुना, कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा इसमें, लॉजिकल सेट है थोड़ा सा. कैन आई से in this side we have turnover, in this side we have profit. Can I say at this particular point, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, at this particular point profit is exactly 10% of profit, profit is exactly 10% of turnover. Yes or no? क्या 100,000 का 10% है? सिर्फ एक बच्चे को लगता है, बाकी को नहीं लगता. At this particular point again we have profit as 10% of turnover. Turnover अगर 2000 का है तो इस लाइन पे प्रॉफिट 200 का होगा, 10% है एग्जैक्टली. तो बेटा इस पर्टिकुलर लाइन पे वी हैव प्रॉफिट एज 10% ऑफ द टर्नओवर. तो ऑब्वियसली इस लाइन के जो ऊपर वाली वैल्यूज होंगी या ऊपर वाली इंडस्ट्रीज होंगी या ऊपर वाली कंपनीज होंगी, उनका प्रॉफिट 10% से ज्यादा होगा. दैट मींस वी नीड टू काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 and 7 कंपनी.
तो वी हैव 7 कंपनीज फॉर विच द प्रॉफिट एक्सीड्स 10% ऑफ देयर टर्नओवर। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो? बेटा किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। चलिए ग्रेट। आई होप आपको बेटा जी सेशन समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम से रीजनिंग की क्लास में पहले मैं आपको थोड़ा टाइम डीआई की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर एक एक करके हम लोग रीजनिंग का चैप्टर उठाएं और हो सकता है रैंडम कभी बीच में मैं डीआई को ब्रेक देके आपको इसका रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स करवाऊं। ठीक है, चलिए टेक केयर बेटा, गुड नाइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।